हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद आदेश। तो मैं हूं आदेश कुमार, एक बार फिर अपने एक नए वीडियो के साथ। तो पिछले वीडियो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि उत्तल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है और चिन्ह परिपाटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दर्पण का सूत्र क्या होता है और रेखीय आवर्धन क्या होता है और जो संयुग्मी फोकस कह लो या फिर संयुग्मी बिंदु कह लो, संयुग्मी बिंदु, तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए चलते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कि जो पहला टॉपिक हमने बताया क्या होता है, दर्पण वाला सूत्र, क्या जिससे हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र। ये क्या होता है, देखिए आप दर्पण सूत्र कर लो या फिर इसको कहते हैं U, V, F में संबंध। ऐसे ही पूछ सकता है कि U, V तथा F में संबंध। U क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है कहाँ से, ध्रुव से। तीन जो भी दूरियां हम लोग मेजर करते हैं वो सब हम लोग ध्रुव से नापते हैं, ठीक। U क्या होता है, मेरा वस्तु की दूरी होती है। V मेरी प्रतिबिंब की दूरी, F मेरी फोकस दूरी होती है, ठीक। तो ये रिलेशन हम लोग देखिए यहाँ पर जो हाई स्कूल में है वो रिलेशन का प्रूफ नहीं है, केवल रिलेशन मैं बता दूंगा। में चलिए हम लोग चलते हैं। ये होता है मेरा अवतल दर्पण, मैंने ये बना लिया। ये उसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये ध्रुव P हो गया, ये फोकस F हो गया और ये वक्रता केंद्र C। मान लिया वस्तु इस पॉइंट पर ऊपर रखी हुई है, O' इसकी वस्तु है, ये इसका प्रतिबिंब बना हुआ है I'। यही तो बनता था कि अनंत और वक्रता केंद्र में रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनता था, वक्रता केंद्र फोकस बिंदु बनता था, ठीक। तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी ये मेरी F होती है। ये वस्तु तक की दूरी ये क्या होती है मेरी, ये होती मेरी U होती है, ठीक। और ये जो प्रतिबिंब तक की दूरी ये जो होती है वो V होती है, ठीक है, ठीक। तो अब मुझे क्या करना है, U, V और F में रिलेशन निकालना है। देखिए क्योंकि ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए जो ये इसको हम लोग P नाम दे देते हैं। तो PF जो होगा, PF जो होगा कैसा होगा, वो माइनस का F होगा। क्योंकि मैंने कहा था कि चिन्ह परिपाटी पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, अगर ना पढ़ा हो तो उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चिन्ह परिपाटी में मैंने बताया था कि जो ध्रुव के बाईं तरफ दूरियां नापी जाती हैं उनको हम लोग नेगेटिव में लेते हैं और दाईं तरफ जो नापी जाती है उनको हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं, क्योंकि ये साइड है तो इसलिए माइनस F होगा। ऐसे ही जो PI होगा, PI होगा ये क्या होगा, मेरा माइनस का V होगा। अभी क्या है, क्या हो जाएगा, ये माइनस का V होगा। ऐसे ही PO जो होगा, क्या PO जो होगा वो क्या होगा, मेरा माइनस का U होगा, ठीक। तब U, V, F में जो संबंध होता है वो संबंध होता है 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ये होता है संबंध किसमें, U, V और F में। इसी को हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र। क्या कहते हैं हम लोग, दर्पण सूत्र या फिर मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, ठीक है। इतनी बात उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ऐसे ही उत्तल दर्पण के लिए भी यही होता है और अवतल दर्पण के लिए भी यही होता है फार्मूला। क्या होता है कि 1/F इक्वल टू 1/V प्लस में 1/U। F क्या है, फोकस दूरी होती है, V क्या है, मेरी प्रतिबिंब की दूरी होती है और U क्या होती है, मेरी वस्तु की दूरी होती है, ठीक। अब जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं तो न्यूमेरिकल्स वगैरह में जैसे अवतल दर्पण के लिए कोई न्यूमेरिकल दिया गया है, जो न्यूमेरिकल दिया गया वो किस में दिया गया, अवतल दर्पण में। तो जो F की वैल्यू रखेंगे वो हम लोग किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। V की वैल्यू माइनस में, U की वैल्यू माइनस में। U की तो ऑलवेज नेगेटिव होती है, ठीक है। और जो अगर उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण के लिए F की वैल्यू हम लोग किस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे। जैसे यहाँ पर दे देता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो यहाँ पर हम लोग F इक्वल क्या लेंगे, माइनस का
20 सेंटीमीटर लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई क्या, कि अगर अवतल दर्पण है तो जो वैल्यू लेंगे हम किस में लेंगे, नेगेटिव में, और वैल्यू यहाँ पर -20 ही रखेंगे आगे। ठीक है, इस पर जब न्यूमेरिकल बताऊंगा तो अच्छे से आपको इस चीज़ को क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक हम लोग, दूसरा टॉपिक हमने क्या बताया था अभी, रेखीय आवर्धन। क्या होता है, रेखीय आवर्धन। चलिए इसको भी देख लेते हैं, रेखीय आवर्धन। देखिए बड़ा सरल है, इस रेखीय आवर्धन है, इसकी परिभाषा फार्मूले से ही मैं निकाल के बता दूंगा। देखिए फार्मूला, देखिए रेखीय आवर्धन को हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन, क्या होता है इसका, लीनियर मैग्निफिकेशन, स्मॉल m से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ये जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की लंबाई लिख लेते हैं हम लोग, क्या, प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन में वस्तु की लंबाई। इसका एक और फार्मूला होता है, m इक्वल क्या होता है, माइनस का v अपॉन u। v क्या होती है मेरी, यहाँ पे लिखेंगे माइनस प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी अपॉन में वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ये माइनस का मैंने बीच में लगा दिया। ठीक है, तो हमें लीनियर मैग्निफिकेशन की दो परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। क्या, देखिए सूत्र ध्यान रखिए, ऊपर प्रतिबिंब की, अगर हाइट की बात आती है तो प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन में वस्तु की लंबाई, या फिर अगर डिस्टेंस की बात आती है प्रतिबिंब की दूरी अपॉन में वस्तु की दूरी, और यहाँ पे क्या लगा, माइनस साइन लग जाएगा। अब जो परिभाषा लिखनी है रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन की परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं इसी फार्मूले से। क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं, या फिर प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात के निगेटिव को, क्या, अनुपात के ऋणात्मक को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन, दैट मीन्स रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा ज़्यादा बेटर रहती है, क्या, कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, कोई भी इसका मात्रक नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो ये m है रेखीय आवर्धन, इसके लिखेंगे नो यूनिट, मीटर ईटर कुछ नहीं होता इसमें। यूनिट का मतलब क्या होता है कि इसकी कोई भी इकाई नहीं होती, कोई भी मात्रक नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये जो है दो सेम चीज़ों का अनुपात है, यहाँ भी लंबाई है, यहाँ भी लंबाई। जैसे रखेंगे तो मीटर में रखेंगे तो अपॉन मीटर करेंगे तो मीटर से मीटर कट जाएगा, ऐसे ही मीटर से मीटर कट जाएगा। देखिए ये चीज़ आप समझ लीजिए कि अनुपात की कोई भी इकाई नहीं होती है, अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अगर कोई भी जो क्वांटिटी है, कोई भी भौतिक राशि, अगर किन्हीं दो समान जो राशियां हैं उनका अगर अनुपात है तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन समान होने चाहिए। क्या, जैसे ऊपर लंबाई तो नीचे लंबाई, तो उसका कोई मात्रक नहीं होगा। अब ये नहीं कि ऊपर और कुछ है दूसरी नीचे और कुछ है, तो मात्रक होगा कुछ ना कुछ है, कि अगर समान जो भौतिक राशियों का अनुपात है तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि रेखीय आवर्धन किसको कहते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसको हम लोग नोट करते हैं h2 अपॉन में h1, वेयर h2 जो है वो क्या है मेरी, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, तथा h1 जो है वो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है मेरे। अब देखिए यहाँ पर, देखिए m के इक्वल ये भी है, m के इक्वल ये भी है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के इक्वल करके देखता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे m इक्वल, हमने क्या पढ़ा, h2 अपॉन h1, जो मैं निकालने जा रहा हूँ इसका न्यूमेरिकल्स वगैरह में बहुत यूज होता है। ठीक है, और m इक्वल क्या होता है, माइनस का v अपॉन u। देखिए यहाँ पे m इक्वल ये, m इक्वल ये, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि h2 अपॉन h1 इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का v अपॉन u। ये मेरा एक फार्मूला निकल आया। इसका यूज़ जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह में बहुत होता है। वहाँ पे u, v और h2 की वैल्यू दी जाएगी, h1 की वैल्यू पूछ सकता है, मतलब इन चार में से किन्हीं तीन की वैल्यू आपको दी जाएगी, चौथे की वैल्यू पूछेगा तो आप ये सीधा फार्मूला लगा दीजिए। नहीं तो
इससे भी निकाल सकते कि पहले ये निकालिए फिर ये निकालिए फिर दोनों का इक्वल कीजिए। इससे बेटर यही रहता है कि ये सीधा फार्मूला हम लोग यूज़ कर देते न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो हम लोग क्या जाना कि देखिए आवर्धन क्या होता है, इसके दो फार्मूले हमने देख लिए और दोनों फार्मूले से एक रिजल्ट निकाल लिया, जिस रिजल्ट का यूज़ न्यूमेरिकल्स वगैरह में डायरेक्टली हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब तीसरा टॉपिक हमने क्या पढ़ा था। तीसरा टॉपिक हमने बताया था संयुग्मी फोकस या फिर संयुग्मी बिंदु। संयुग्मी फोकस कहे या फिर संयुग्मी बिंदु कहे, बात एक ही होती है। ये भी मैं बता चुका हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैंने इस वर्ड का यूज नहीं किया, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा आराम से। पिछली वीडियो मैंने बताया था संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु। जब समझाऊंगा अपने आप आराम से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो हमने अवतल दर्पण में कुछ स्थितियां हम लोगों ने देखी थी, क्या, जैसे इसका ये अवतल दर्पण एक है मेरा, ठीक है, इसका ध्रुव P है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, यहाँ पर वक्रता केंद्र C, यहाँ पर फोकस, यहाँ पर फोकस लिया, यहाँ पर डॉट 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 करके मैंने यहाँ पर अनंत दिखा दिया। देखिए जो अनंत पे वस्तु रखी होती थी उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, फोकस पर बनता था। और फोकस पर जो वस्तु रखी होती थी, फोकस पर जो वस्तु रखी होती थी उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता था। मतलब क्या है कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर तथा फोकस पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर। मतलब क्या है कि दोनों जो बिंदु हैं अनंत और फोकस, दोनों में किसी एक पर रखने पर वस्तु किसी एक बिंदु पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। ऐसे ही बिंदुओं को हम लोग संयुग्मी फोकस कहते हैं। तो हम लोग क्या जानेंगे कि जो अनंत और फोकस कैसे बिंदु हैं, संयुग्मी बिंदु हैं। कैसे हैं ये, संयुग्मी बिंदु हैं। अब संयुग्मी बिंदु की परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे, इसी से लिख सकते हैं कि ऐसे दो बिंदु, क्या, कि ऐसे दो बिंदु जिनमें किसी एक बिंदु पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, ऐसे बिंदुओं को हम लोग क्या कहते हैं, संयुग्मी फोकस कहते हैं। हमने जाना था कि अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता था तथा फोकस पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता था। तो एक की देखा हमने कि जब इस पे रखते थे अनंत पर तब प्रतिबिंब फोकस पर, फोकस रखते तो प्रतिबिंब अनंत पर। तो ऐसे बिंदु को हम लोग क्या बताया था अभी, संयुग्मी फोकस या फिर संयुग्मी बिंदु। तो आज के इस वीडियो हम लोगों ने तीन चीज़ें क्लियर कर ली, क्या, कि दर्पण का सूत्र क्या होता है और रेखीय आवर्धन क्या होता है और संयुग्मी फोकस क्या होता है। तीनों चीज़ों को मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। क्या कि दर्पण का सूत्र हमने क्या बताया था, 1/f = 1/v + 1/u। इसको हम लोग दर्पण सूत्र भी कहते हैं और क्या कहते हैं इसको हम लोग u तथा v और f में संबंध भी कहते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ क्या पढ़ी थी कि रेखीय आवर्धन के दो सूत्र मैंने बताए थे, इसको मैं रफ करके यहाँ पर थोड़ा लिखता हूँ कि m = मैंने बताया था h2/h1, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन में वस्तु की लंबाई, और एक बताया था मैंने माइनस का प्रतिबिंब की दूरी अपॉन में वस्तु की दूरी। जब इन दोनों को मैंने इक्वल किया था दोनों इक्वेशंस को, तो सीधा निकल आया था मेरा h2/h1 = निकल आया था माइनस का v/u निकल आया था। अगर आपसे सीधा रेखीय आवर्धन पूछे तो ये फार्मूले के नहीं, जैसे आपको हाइट वगैरह दी गई है तो ये फार्मूला अप्लाई करना अगर रेखीय आवर्धन दे रहा है, ठीक है। अगर दूरियां दी गई हैं तो ये फार्मूला अप्लाई करना रेखीय आवर्धन को निकालने के लिए, ठीक है। हाँ, एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट से मैं बताना भूल गया, क्या, कि जो m की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, पॉजिटिव कब होगी, इसकी वैल्यू देख लीजिए जरा। इसको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, क्या, यहीं पर समझा देता हूँ इसको। देखिए हमने क्या पढ़ा था, m = पढ़ा था हमने h2/h1, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर प्रतिबिंब ऐसा बने सीधा, प्रतिबिंब अगर ये बन रहा है तो ये कब बनता था, जब आभासी होता था। कब होता था, आभासी होता था, तो इसकी जो वैल्यू होगी h2 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और वस्तु की जो हमेशा h1 जो होता है, h1 हमेशा ही पॉजिटिव होता है,
क्या कि H1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वस्तु हमेशा हम लोग मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए H1 की जो वैल्यू होगी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, हमेशा ही कैसी होगी? धनात्मक होगी। तो जो m की वैल्यू डिपेंड करेगी ऋणात्मक और धनात्मक किस पे डिपेंड कर रही है? H2 पर डिपेंड कर रही है कि H2 अगर मेरा अगर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव कब होगा? जब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बने? नीचे की तरफ है, ऐसा बने, तभी तो H2 की वैल्यू नेगेटिव होगी, है। तो यहाँ पर H2 और नेगेटिव का मतलब क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक है। तो m की जो वैल्यू हो कैसी होगी? नेगेटिव आएगी। अगर H2 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि आभासी है, तो जो m की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी क्या कि अगर प्रतिबिंब मेरा वास्तविक है तो m की वैल्यू नेगेटिव आएगी, अगर प्रतिबिंब मेरा आभासी है तो m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है कि वस्तु की ऊंचाई का 2 गुना प्रतिबिंब बनता है, या फिर आपको सीधा 2 गुना का मतलब क्या है कि m की वैल्यू आपको दी गई है। जैसे कह दिया जाए 2 गुना प्रतिबिंब, 2 गुना आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो m की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? m इक्वल टू प्लस का 2 लेंगे। क्यों? क्योंकि जितने गुना मतलब m की वैल्यू उतनी है। अगर आभासी के है तो प्लस का लेना हमको, अगर वास्तविक के है तो क्या लेना? माइनस का 2 लेना हमको m की वैल्यू, ठीक है। इस जब आगे वीडियो में न्यूमेरिकल लगवाऊंगा तो उन न्यूमेरिकल्स में ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या जान लिया कि m की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है, ये हम लोगों ने जान लिया। पॉजिटिव कब? जब आभासी प्रतिबिंब हो, नेगेटिव कब? जब वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक। तीसरा टॉपिक हमने क्या बताया था? संयमी फोकस अथवा संयमी बिंदु। तो ऐसे बिंदु जिनमें किसी एक बिंदु पर वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, ऐसे बिंदुओं को हम लोग संयमी फोकस या फिर संयमी बिंदु कहते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सभी टॉपिक्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और इस चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड किया करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।